स्टार कल्चर है वो पहले भी था, लेकिन वर्तमान में जो स्टार कल्चर है बहुत ज्यादा हावी होने लग गया। चाहे आप सलमान खान को देखें, शाहरुख खान को देखें, आमिर खान को देखें, यहीं से सिनेमा का जो संदेश है वो गायब होने लगता है। क्रिएटिविटी जो सिनेमा में होती है, जो मैसेज जो सिनेमा में होता है वो पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होता भी है। दक्षिण भारत की बहुत सारी फिल्में हैं, उनमें तो चलते चलते एक डायलॉग में ही इतना बड़ा मैसेज हो जाता है जिसपे एक फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जो इतनी मूवी है वो आम जनता तक, जो स्टोरीज है वो आम जनता कैसे पहुंच सकती है, कैसे देख सकती है? 18 साल से कम के बच्चे और परिवार के साथ हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल में आने वाला सिनेमा अनसेंसर्ड सिनेमा होता है, वो सेंसर नहीं होता। वर्तमान में जो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा या जो कहते हैं कि आधुनिकीकरण के अंदर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ क्रिएटिविटी पीछे छूट जाती है, मैसेज भी पीछे छूट जाता है, और सिनेमा में जो चमक धमक होती है, ग्लैमर होता है, वो उसमें हाईलाइट। अगर मैं मूवी देखने का जाने का सोचूं तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि आजकल की मूवी मुझे एंटरटेन कर रही है या मुझे रियलिस्टिक दुनिया दिखा रही है। ये फिल्म क्रिएटिविटी है या एंटरटेनमेंट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वेल, मिलियन डॉलर इनसाइट्स में आज हमारे साथ में JIFF के फाउंडर्स हनरोज सर हैं और आज उनसे जानेंगे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस। सो वेलकम सर। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है, व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि जो आर्ट आज की जो चल रही है उसमें सबसे पहले ऐसा आपको कौन सी फिल्म ऐसी लगी जो कि कुछ समाज को मैसेज दे सके और कुछ आपके लिए इंस्पिरेशन रही हो जो दुनिया को देने के लिए? देखिए, मैं एक अगर फिल्म फेस्टिवल के हिसाब से बात करूं सिनेमा की, फिल्मों की, तो आज से 2 दशक 3 दशक पहले फिल्म फेस्टिवल का सिनेमा एकदम अलग होता था। उसमें जो आप सवाल कर रहे हैं मैसेज की और समाज को एक प्रेरणा की या एक आईने के रूप में, जैसे साहित्य समाज का आईना है, वैसे ही सिनेमा भी समाज के लिए एक दर्पण के रूप में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, सिनेमा में कमर्शियल चीज़ें आई, वो चीज़ें टूटती गई, कुछ नई चीज़ें उसमें आती गई। अब कमर्शियल होना गलत नहीं है, लेकिन जिस सिनेमा में अगर हम पुराने हिसाब से भी चलते हैं, श्याम बेनेगल का जो सिनेमा था वो एक पैरेलल सिनेमा था, एक संदेश देने वाला सिनेमा था और ज़्यादातर वो भारत सरकार के लिए बनाते थे, फिल्म्स डिवीज़न के लिए बनाते थे। फिर वही मनी कॉल के सिनेमा की बात करें तो वो उस ढर्रे पे रह गए, श्याम बेनेगल जी आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने दोनों रास्तों को अपना लिया, पैरेलल को और जो वर्तमान में जो चेंज होता आ रहा था मॉडर्नाइजेशन वाला, वो वेल्डन अब्बा में भी हम उनके देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो स्टार कल्चर है वो पहले भी था, लेकिन वर्तमान में जो स्टार कल्चर है बहुत ज़्यादा हावी होने लग गया। चाहे आप सलमान खान को देखें, शाहरुख खान को देखें, आमिर खान को देखें, अक्षय कुमार को देखें। अब जब स्टार कल्चर बन चुका होता है तो उसके बाद कहानी गौण हो जाती है, क्रिएटिविटी गौण होने लग जाती है और स्टार की ही सारी तुति बोलने लगती है। यहीं से सिनेमा का जो संदेश है वो गायब होने लगता है। लेकिन कुछ सिनेमा ऐसे बड़े स्टार्स भी बनाते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू है, उसमें सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए एक बड़ा संदेश है। और वो फिल्म जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमने स्क्रीन की थी, उसमें कंपटीशन के अंदर ये फिल्म थी। इसके अपोजिट एक फिल्म थी मंटो, पाकिस्तान की, क्योंकि मंटो खुद साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप जो मैसेज वाली बात है उसमें आ जाएगी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं जीता, मंटो जो पाकिस्तान की फिल्म है उसने जीता, क्योंकि बात क्रिएटिविटी की होती है, बात जो समाज से सीधे संबंध जोड़ने की होती है थ्रू सिनेमा, थ्रू साहित्य, तो वो मंटो में ज्यादा था पीकू की तुलना में, जो आर्टिस्टिक है एक्टिंग के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी कौन सी बेटर थी, एक्टिंग कौन सी बेटर थी, तो उसमें कई बार बड़े मिथक छोटे लोगों से भी टूटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी को जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो ऐसा ही होता है। एक और फिल्म की मैं अगर बात करूं, बांग्लादेश की फिल्म है मेहरजान, उसमें जया बच्चन मेन लीड में थी, एक्ट्रेस थी, और बंगाली फिल्म थी, क्योंकि बांग्लादेश में और यहाँ बंगाल में हमारी एक ही भाषा है। उस फिल्म की जूरी थे जो हमारी लगान फिल्म है, उसके अगेंस्ट नो मैंस लैंड, जिसने ऑस्कर जीता था 2001 में, मार्क बशीर, और इस साल 2025 में भी ये जयपुर आए थे, पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो उन्होंने मुझे आके ये कहा कि हनु रोज एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए सर क्या कहना है? कि हम बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जया बच्चन को देना चाहते हैं। तो
एक फाउंडर से, एक डायरेक्टर से जब ये सवाल होता है तो वो ये नहीं देखता कि फिल्म किसकी है और उसमें कौन है, और देखना भी नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपल एक क्रॉस क्वेश्चन किया, सर वो इज द बेस्ट। तो वो साइलेंट थे, इसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी पे पर्सन, एक एज ए पर्सन किसी व्यक्ति को ऊपर ले आए थे वो। तो मेरी भावनाएं जो मैं कहना चाहता था वो समझ गए, और मैं भी समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। और सिटी पैलेस में जयपुर में अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, रेड कारपेट बस शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने अपना डिसीजन वापस वही रखा जो कि ओरिजिनली होना चाहिए। तो इस तरह से जब स्टार कल्चर और क्रिएटिविटी की, ओरिजिनलिटी की मेन वजूद जो सिनेमा का उसकी बात आती है, और लोग अगर ऑनेस्ट रहते हैं तो वो सिनेमा समाज के सामने आता है। मेहरजान भी आई, पीकू भी आई, मंटो भी आई, और बहुत सारे लोगों ने इन सिनेमा को भारत में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा। तो क्रिएटिविटी जो सिनेमा में होती है, जो मैसेज जो सिनेमा में होता है, वो पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होता भी है। हमारे दक्षिण भारत की बहुत सारी फिल्में हैं, उनमें तो चलते चलते एक डायलॉग में ही इतना बड़ा मैसेज हो जाता है जिसपे एक फिल्म बनाई जा सकती है। तो क्रिएटिविटी, मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेमा के लिए, क्योंकि सिनेमा एक क्रिएटिव आर्ट है, एक प्रोफेशनल आर्ट होने के साथ साथ क्रिएटिव आर्ट है, कलेक्टिव वर्क है, पूरा एक टीम वर्क है, उसके अंदर पूरी टीम का क्रिएटिव काम होता है। तो जब हम इस तरह के सिनेमा की बात करते हैं तो उसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वर्तमान में जो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा, या जो कहते हैं कि आधुनिकीकरण के अंदर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ क्रिएटिविटी पीछे छूट जाती है, मैसेज भी पीछे छूट जाता है, और सिनेमा में जो चमक धमक होती है, ग्लैमर होता है, वो उसमें हाईलाइट। अगर इस हिसाब से कहा जाए तो क्रिएटिविटी मतलब देयर इज अ कंट्रोल, एक कंट्रोल रहता है, तो जो एक्चुअल एक्टर अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहता है वो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी ब्रेक होने लगती है। तो इस तरह से कैसे वो अपने आप को आगे फ्रीली करे, क्योंकि ये तो लिमिटेड मूवी है, पर दुनिया तो व्यूअर्स जो हैं वो तो कमर्शियल देखना चाहते हैं, तो क्या कमर्शियल में कुछ क्रिएटिविटी नहीं ऐड हो सकती है? कमर्शियल में क्रिएटिविटी है, सिनेमा अपने आप में ही क्रिएटिविटी है, लेकिन जो कमर्शियल सिनेमा की जो हम बात करते हैं तो वहां पर क्रिएटिविटी थोड़ा नीचे चली जाती है, स्टार और उसकी जो व्यावसायिकता वो हावी उसके ऊपर हो जाती है। ऐसा नहीं क्रिएटिविटी उसके अंदर मर गई है, वो वहीं पे है। सिनेमा एक ब्यूटी है, आप जितना भी उसमें कुछ देख रहे हैं, आप उस स्टार को देख रहे हैं, तो उस स्टार को देखते 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 आपने इतना पसंद आने लगा कि वो ब्यूटीफुल हो गया आपके लिए, चाहे वो कुरूप हो दिखने में। हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में इन्फ्लुएंस हाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो देखने में इतने सुंदर नहीं है, लेकिन वो लोगों के जहन में बैठ गए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं जानना चाहूंगी कि फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जो इतनी मूवी है वो आम जनता तक, जो स्टोरीज है वो आम जनता कैसे पहुंच सकती है, कैसे देख सकती है उनको? बिल्कुल, ये एक एजे फिल्म फेस्टिवल एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका एक जवाब लीगली बनता है। पहले मैं इसका लीगल जो जवाब बनता है वो देना चाहूँगा। एक फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो जानना जरूरी है किन के लिए होता है। बाय लॉस ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, और उसके नियमों के अनुसार केवल आयोजक मंडल जो ऑर्गेनाइजर है, मीडिया और फिल्म मेकर्स, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आम जनता के लिए फेस्टिवल अलाउ नहीं होता, और अंडर 18 नॉट अलाउड नहीं होता। तो एक फैमिली के लिए तो फेस्टिवल होगा ही होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब जब ये टेक्निकली इस तरह से लीगल उसमें जकड़ में गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल को बांध दिया है, जो एक फिल्म फेस्टिवल में फिल्में आती हैं उनको आम जनता कैसे देखे, तो उसके बीच में एक लीगल अड़चन है, कानूनी अड़चन है। वो ये कि भारत सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, नीति बनाई गई है, वो फिल्म फेस्टिवल के लिए अलग है, और जो नॉर्मल फिल्में हम देखने जाते हैं थिएटर्स में उसके लिए अलग है। 18 साल से कम के बच्चे और परिवार के साथ हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल में आने वाला सिनेमा अनसेंसर्ड सिनेमा होता है, वो सेंसर नहीं होता। तो कई फिल्में ऐसे होती हैं जो कि समाज के खिलाफ जा सकती हैं, देश के खिलाफ जा सकती हैं, या नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, केवल इंडस्ट्री के लिए, केवल प्रोफेशनल्स के लिए फिल्म फेस्टिवल होता है, आम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ से थ्रू मीडिया या पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू कुछ फिल्में बाहर आती है लोगों के बीच में, फिर उनकी डिमांड बढ़ती है कि अच्छा ये फिल्म उस फेस्टिवल में थी, ये फिल्म उस फेस्टिवल में थी, जैसे कि कांस में थी, ऑस्कर में थी, बर्लिन में थी, या जयपुर फिल्म फेस्टिवल में थी। तो उन फिल्मों की डिमांड जब होने लगती है तो वो थिएटर में आती है। तो थिएटर में आने के बाद उन फिल्मों को हम देख सकते हैं, या जो OTT का चलन आजकल बहुत है तो हम वो फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं, या ऐसी फिल्में जो कि लोगों को अब
अब देखनी चाहिए। तो जैसे हम खुद आयोजक हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि नहीं, फिर हम उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कहते हैं कि इस फिल्म को आप इस तरह से रिलीज करेंगे तो बेनिफिट होगा, आम जन में मैसेज आएगा या आपको कमर्शियल बेनिफिट होगा। जैसे पहली एक फिल्म का मैं उदाहरण दूं, फिल्मिस्तान फिल्म, वो ऐसी फिल्म थी, राजस्थान में शूट हुई थी, पूरा गाँव का उसमें पूरा बैकड्रॉप है और बहुत अच्छी फिल्म थी जिसमें उन लोगों ने बहुत प्रमोट किया था। और 2011 की सबसे जो 10 सक्सेसफुल फिल्में हिंदुस्तान की रही हिंदी सिनेमा की, उनमें वो फिल्म उस क्लब में शामिल हुई। तो हम प्रयास करते हैं कि आम लोगों के लिए वो फिल्में देखने को मिले और खुद उसके प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर भी चाहते हैं कि हाँ ये फिल्म देखने को मिले। तो ये दूसरा तरीका ही आम लोगों के लिए उपलब्ध है, पहले तरीके में फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं देख पाते। हाँ, कुछ लोग जो एज ए फिल्म लवर डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको हम अलाउ करते हैं। जैसे कि इस साल हमने एक ओल्ड सेगमेंट शुरू किया था, तो भारत की 9 महान हिंदी फिल्मों की हमने स्क्रीनिंग की थी। तो उसमें जैसे सीनियर सिटीजन को हमने फ्री किया था और स्टूडेंट्स को फ्री किया था, तो वो लोग आके वो फिल्में देख सकते हैं। क्योंकि जो फिल्मों को सेंसर है मिल गया, जो फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और उनको सेंसर है, तो उसको भी उस तरीके से नहीं देख सकते जैसे कि नॉर्मली जो फिल्म रिलीज होती है। तो ये दोनों तरीके फेस्टिवल के लिए अप्लाई होते हैं, उसी हिसाब से लोगों को ये फिल्में देखने को मिलती है। मतलब आप तक वो मूवी पहुंचेंगी जिसमें या तो माइंड में कुछ क्रिएटिविटी है इस इंसान के, उसमें उस क्रिएटिविटी को नेचुरली ओपनली खुलकर दिखा सकता है, या कोई समाज से रिलेटेड कोई उसका थॉट प्रोसेस है वो वहां तक लेकर आ रहा है। तो इट्स अ बेस्ट कि आप उसको एटलीस्ट आप उसको रिवॉर्ड कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ यूनिक थॉट प्रोसेस को आप लोग उसके अपने अंदर में मतलब GIFF में एंट्री देकर। तो मतलब मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है। बस जैसे अगर हम धीरे धीरे अब आजकल की मूवी या फिल्म इस तरह से देखें तो जो मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया है, लाइक सेक्सुअलिटी, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, रेसिज्म्स, ये सारी चीज़ें न्यूड होने तो ये क्या समाज के लिए आज ये करेक्ट है? क्योंकि ओपननेस बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि पुराने जमाने में व्यक्ति कैसे रहता था जंगल में, एक छोटा सा पेड़ का कुछ पत्ता या हल्का सा कपड़ा लपेट के रहता था, और लगभग आज के जमाने में उसको कंपेयर करें तो उस शब्द को वो नेचुरलिटी थी, आज क्या अर्धनग्नता, वही चीज। तो इंसान जहां था वापस वहीं पहुंच गया, केवल हमारा नजरिया अलग है, देखने का नजरिया जो अलग है। उस वक्त को हम अलग तरीके से देखते थे और आज के वक्त को हम अलग तरीके से देखते हैं। उसमें कामुकता होती है, उसमें सेक्सुअल जो चीजें होती है वो हम उसमें मेन स्ट्रीम में ले आते हैं। और ये जब अब सिनेमा से जोड़ते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो सिनेमा में वो ग्लैमर है। अब राज कपूर का जब जमाना था आज से 40 साल 50 साल पहले, वो जो हीरोइंस ड्रेसअप था, उनका जो ड्रेस सेंस था, कपड़े जो पहनती थी, आज की हीरोइनें भी नहीं पहनती। तो अगर हम देखें तो ये मानव इतिहास में जो नग्नता वाली बात है, जो कुरूपता वाली बात है, या जो कम कपड़े पहनने वाली बात है, वो हमारी सोच पे डिपेंड है, पहनने वाले पे डिपेंड है, दिखाने वाले पे डिपेंड है। हम नग्नता देखना चाहते हैं तो देखने जाएंगे कि बनाने वाला बना रहा है और वो पैसे के लिए बना रहा है या अपना कोई आइडिया है। एक माँ है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, वो आराम से पिला रही, कोई देख रहा, उसको कोई नग्नता की भावना से नहीं देख रहा। लेकिन फिल्म में उसको अलग तरीके से परोसा गया है, क्योंकि वहां पे बनाने वाले का मकसद अलग है और वहां देखने वाले का मकसद अलग है। तो ये जो चीजें हैं कि ये कुरूप है या नग्नता है या इसमें सेक्सुअलिटी है, इस तरह की जो सारी चीजें कुछ लोगों का मकसद होता है, उस मकसद के पीछे जब भावनाएं हमारी आहत होती है तो सिनेमा भी भटकता है, लोग भी भटकते हैं। और आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। इन सब चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा आ रहा है। हम अच्छी चीजें नहीं देख रहे, अच्छी चीजें बहुत है देखने के लिए। अच्छा सिनेमा भी बनता है, बुरा सिनेमा भी बनता है। चूज हमें करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है कि क्या हमें देखना है। हाँ ये सच है कि जो नहीं बनाना चाहिए वो भी बन रहा है, जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाया जा रहा है। लेकिन देखने वाला मैं हूं ना। मेरे परिवार में अगर मैं खुद ही सेंसर रखूंगा कि ये फिल्म देखनी है या वीडियो देखना है, तो बच्चों की भी वही आदत बनेगी, मेरी भी वही बनेगी, परिवार की भी यही बनेगी, आस पड़ोस वालों में मेरी इमेज वही बनेगी, उससे आस पड़ोस में बनेगी, इस तरह का। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्विक एंड शो, आजकल जो एक रील्स आ रही है, क्या कर रही है,
अब एक रील छोटी सी फूड देख लो या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड देख लो, आपका फोन पूरा उसी से भर जाएगा, उसके बाद आपको वही दिखाई देगा। तो वहां भी कंट्रोल होना चाहिए दिखाने के लिए, रिकमेंडेशंस भी। बिल्कुल, आपने किसी पॉलिटिकल स्पीच को सुना तो उसके बाद उससे रिलेटेड स्पीच आएगी, आपने किसी मंदिर को सर्च कर लिया तो रिलेटेड मंदिर सर्च आएंगे। तो हम सर्च ही क्यों करें ऐसी चीजें? तो फोन भी हमें वही देगा जो हम सर्च करते हैं, लोग हमें वही दे रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। तो इसमें गलती ना हमारी है ना बनाने वाले की, ये गलत वो नजरिया है हमारा इसके अंदर। मतलब इस वक्त आप ये कहें कि ऑडियंस की भी ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, ऑडियंस भी बिल्कुल सब तरह का बटा हुआ है। देखो, श्याम बेनेगल सिनेमा बना था, उसका देखेंगे अमिताभ बच्चन के फैन फॉलोअर्स है, प्रियंका चोपड़ा की अपनी फैन फॉलोअर्स है, शाहरुख खान की अपनी फैन फॉलोअर्स है, सबकी अलग अलग। पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की अपनी है, राहुल गांधी की अपनी है, साहित्य में सबकी अलग है, समाज में अलग है, समाज सुधारकों की सोच अलग है, सबके अपने अपने फॉलोअर्स है, सबके अपने अपने ग्रुप बन गए। आज कितने भगवान बन गए कि वो सारी बातें उसी मूड और टेस्ट में जाती है। फिर अगर इसी फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड जो मैं बात कर रही हूँ, क्रिएटिविटीज़ और इन सब की बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में आजकल का यूथ आ रहा है, क्योंकि आजकल के यूथ में देखा गया कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और प्लस वो इन्फ्लुएंस भी हो गए इजी शॉर्ट मूवीज़ बनाने के, 20 मिनट्स मूवी और ये सब कल्चर चल गया है। पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, इसको कला, मतलब इसको एज अ कला लेकर चलना चाहते हैं। दे आर गोइंग थ्रू एजुकेशन, डिप्लोमा कर रहे हैं, BNA या NSD में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उतनी मेहनत करके, क्योंकि उसमें जाना भी कोई इजी टास्क नहीं है, तो उतनी मेहनत करके जो पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या है फ्यूचर? क्योंकि कई ऐसे हैं जो खाली मनी देकर मूवीज क्रिएट कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए कोई फ्यूचर है? हाँ, बिल्कुल उनके लिए फ्यूचर है, क्योंकि अच्छे को, क्वालिटी को, क्रिएटिव को, हुनर को कोई नकार नहीं सकता। कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, हर एक अच्छे प्रोजेक्ट में या हर एक फिल्म बनाने वालों को अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और अच्छे लोग, चाहे वो NSD से आए, FTII से आए, उन सबको जॉब मिलता है और मिलता रहेगा। और रही बात इस टेक की कि NSD वाले ही काम करेंगे, FTII वाले ही काम करेंगे, तो कुछ उदाहरण भी हमारे सामने हैं। मैं जो कुछ, सब लोग उन नामों को जानते हैं। अनुराग कश्यप किसी फिल्म एकेडमी से नहीं है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा किसी फिल्म एकेडमी से नहीं है, जया बच्चन FTII से हैं, नसीरुद्दीन शाह FTII से हैं। तो आप खुद देखिए कि अनुराग कश्यप क्या बना रहा है, उसका दर्शक अलग हो गया ना, क्योंकि उसके पास वो एक रूल्स सिस्टम नहीं है। अनुराग कश्यप के पास एक फैमिली बैकग्राउंड का भी असर होता है, जो फिर एकेडमिक से नहीं आता, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड का, अनुराग कश्यप का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो वो सिनेमा पे भी आया। राकेश ओम प्रकाश मेहरा का सिनेमा एक वेल एजुकेटेड जो व्यक्ति है, चाहे FTI कहीं SRFT कहीं से भी हो, उससे भी अच्छा सिनेमा वो बना रहे हैं। और अब जया बच्चन की आप एक्टिंग देखेंगे, नसीरुद्दीन शाह की तो अल्टीमेट एक्टिंग आप सिनेमा में देखते हैं। तो हम जब इन लोगों के नाम को देख के, इनका बैकग्राउंड देख के, फिर इनकी एक्टिंग को देखते हैं, मालूम चलेगा कि अच्छा कौन कितना बेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसने पढ़ाई की है, इसने सिनेमा की पढ़ाई नहीं की है, या इसने जो स्कूलिंग भी है वो भी नहीं की है। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा हैं, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी से गए, तो अनुपम खेर तो कहते थे कि लड़की क्या करेगी, लेकिन कितना काम कर रही है वो। तो एक क्रिएटिव फॉर्म को भी मंच मिलता है, एक कमर्शियल फॉर्म को भी मंच मिलता है, और एक जो डिफरेंट एंगल में एंटरटेनिंग फेस, एंटरटेनिंग भाव भंगिमा जो कहते हैं एक्टर के लिए जरूरी होती है, वो अगर किसी पर्सन में है तो वो भी आगे बढ़ता है, एजुकेटेड भी आगे बढ़ता है, जो ट्रेनिंग लेके आया वो भी आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी बिना काम के नहीं रहेगा, ये पक्का है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलेगा, क्योंकि एक टीम वर्क का सिनेमा, और एक व्यक्ति से फिल्म नहीं बनती है, 150 लोगों की मिलकर एक टीम होती है। उस टीम में ऐसे नहीं कि सब आड़ू और फुअड़ ही आगे, आड़ू और फुअड़ तो पूरी फिल्म को तमाशा बना के रख देंगे। वो असल में जो मैनेज हो रही है ना, वेल एजुकेटेड लोगों से, जो ट्रेंड होके आए हैं, उन लोगों से वो पूरी टीम मैनेज हो रही है। वो क्रिएटिविटी वहां से आ रही है, क्योंकि जो ट्रेनिंग लेके नहीं आया वो सिनेमा बनाते हुए सीख रहा है। राकेश ओम प्रकाश मेरा खुद कहते हैं कि मैं तो फिल्में बनाते हुए सीखते चले जा रहा हूं,
है ना। एक फिल्म ने मुझे ये सिखाया, रंग दे बसंती ने मुझे ये सिखाया, दूसरी फिल्म ने मुझे ये सिखाया, दिल्ली 6 ने मुझे ये सिखाया। वो खुद सिनेमा से सीख रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग लेके आया वो ये कभी जल्दी से ये नहीं कहेगा कि देखो मेरी फिल्म बना रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन लेके आया। अगर एक्टिंग का किया तो एक्टिंग का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स है, जो गुणा भाग है पूरा, उसको पता है कहाँ कैसे करना है। और जो एजुकेटेड नहीं, जो ट्रेनिंग लेके नहीं आया, उसके सामने समस्याएं आती है। और जो ट्रेनिंग और एजुकेशन से आया उसके सामने समस्याएं नहीं आती, वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। हाँ, परेशानी आती है, अप डाउन जिंदगी में, रोजगार में, सिनेमा में, सब जगह होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस की एक रिवॉर्ड की बात हो रही है, अवार्ड्स की बात भी होती है। जब मूवी है, फिल्म्स है, फेस्टिवल्स है, देन देयर इज अवार्ड। अभी जयपुर में हमारे आईफा हुआ है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आईफा जैसे मैंने कैसे फेस्टिवल की सिनेमा आम लोगों तक पहुंचे, मैं उसी तरीके से इसका जवाब देना चाहूंगा। आईफा हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, पिछले 5-6 साल पहले ये साउथ के सिनेमा के लिए अलग से शुरू कर दिया गया, तो वो पूरे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिप्रेजेंट करने लगा है। हिंदी सिनेमा में भी आईफा जो कमर्शियल सिनेमा है उसको ज्यादा लीड करता है। उससे जो अभी पिछली बार सवाल में आया था कि जो ट्रेनिंग लेके आए लोग हैं या उस तरह के लोग हैं वो पीछे छूट, आईफा में भी उस तरह के लोग पीछे छूटते हैं। थोड़ा स्टार कल्चर यहाँ ज्यादा है, क्रिएटिविटी को उतना प्रोत्साहन यहाँ नहीं मिलता, रिकॉग्नाइजेशन यहाँ नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कमर्शियल है। पैसा लाओ, और जो पैसे के दम पे जितना हम दिखा सकते हैं, जो कि आईफा भी जयपुर में हुआ, 100 करोड़ राजस्थान सरकार ने दिया है। और मेरा मानना है कि आईफा में जितने लोग आए और जो प्रोग्राम हुआ है 2 दिन का नाइट में, वो 15-20 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। वो बाकी पैसे को फिजूल में खर्च करना है। इससे बहुत सारी चीजें और क्रिएट की जा सकती थी। अब जिसमें अवार्ड दिए गए, किसको दिया गया वो न तो मीडिया में नहीं दिखा, न सोशल मीडिया में नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। आईफा किसके लिए है? उन फिल्मों के लिए जो पिछले 1 साल में बनी, उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, इतना पैसा आने के बावजूद वो गौण हो गई। जैसे कि कमर्शियल के सामने क्रिएटिविटी, आईफा ने भी यही किया। तो आईफा को भी उस एंगल से चीजों को विचार करना चाहिए कि जो असल में जिस फिल्मों के लिए आईफा है, बिना फिल्मों के लिए आईफा कुछ नहीं है। हाँ, अगर नाच गाना करना, जैसे सलमान खान ने डांस किया, करीना कपूर ने किया, माधुरी दीक्षित ने किया, तो डिफरेंट थिंग है। वो तो जयपुर में बहुत सारे सिंगर भी आते हैं, 15-15 हजार लोगों के साथ अपना परफॉर्म करके चले जाते हैं, तो वो कोई आईफा नहीं हुआ। आईफा का मकसद एक है सिनेमा को मंच देना और सिनेमा के आगे बढ़ाना। केवल उन लोगों को ही नहीं जो 10-20 लोग सिनेमा बनाते हैं, उनकी टीम में, उनको प्रमोट करना नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और 1/3 सिनेमा है, मैंने ओपनली प्रेस रिलीज में भी लिखा था ये बात कि आईफा सिर्फ कमर्शियल सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इस साल मैंने थोड़े नाम पढ़े, उसमें देखा कि हाँ थोड़ी नई चीजें उसने, या नीचे वाले प्लेटफॉर्म्स को भी उन्होंने उठाना शुरू किया है। हो सकता है हमारी बात का या इस तरह का असर हुआ हो। इसका एक एग्जांपल मैं आईफा से ऑस्कर तक भी ले जाना चाहता हूं। जयपुर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मैंने जब 2009 में की थी, दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में और दुनिया के किसी भी अवार्ड फंक्शन में शॉर्ट सिनेमा नहीं होता था। मतलब 10, 15, 20 मिनट की फिल्म नहीं होती थी, डॉक्यूमेंट्री नहीं होती थी, बाकी छोटी कैटेगरियां नहीं होती थी। जब जयपुर फिल्म फेस्टिवल ने पहली बार ये सारी कैटेगरियां शुरू की, 8 से 10 फिल्में फुल लेंथ कंपटीशन में हुआ करती थी, ऑस्कर से लेके सब तक। हमने 50, 60, 70, 100 तक पहुंचाई। पूरी दुनिया के लोग जयपुर आने लगे। एक मैसेज फैला पूरी दुनिया में, जयपुर में क्या हो रहा है, इतना सिनेमा, इतने लोग कैसे जा रहे हैं। तो दुनिया जागी। उसके बाद ये सारी कैटेगरी शुरू हुई, डेब्यू लोगों की कैटेगरी शुरू हुई जो कि कहीं नहीं थी दुनिया में। तो हमने नए लोगों को मौका देना शुरू किया, नए लोगों ने जयपुर फिल्म फेस्टिवल को खड़ा किया। आज सारे नए पुराने सब आते हैं इसके अंदर, छोटे से लेके बड़े प्रोडक्शन हाउस तक। तो यही बात आईफा के लिए है। पैसे ले लिए सरकार से, स्टार्स आ गए, नाच लिए, सारा काम हो गया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे सिनेमा प्रमोट नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी स्टार आए थे, हम देखते हैं कि उनमें से 1 या 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सिनेमा नहीं बना रहा। वो रिटायर्ड लोग हो गए एक तरह से, हालांकि रिटायर्ड कोई होता नहीं है, लेकिन करीना कपूर अपनी गृहस्थी देख रही है, महिमत चौधरी अपनी गृहस्थी देख रही है। ये 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख में किसी भी शो में आप ले आओ, इनको 3 घंटे के लिए आ जाएंगे। तो कितने लोग थे? 50 लोग होंगे। तो 50 लोगों का जो टोटल कैलकुलेशन होता है फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है इसका कि इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया, तो हुआ क्या इसका यही कैलकुलेशन है कि 10 करोड़ से ज्यादा किसी की फीस नहीं,
5 करोड़ का पूरा सेट कर लो, 5 करोड़ एक्स्ट्रा मान लो, सारे होटल सबके लिए फ्री थे, हॉस्पिटलिटी फ्री थी। तो इतना पैसा जब खर्च करते हैं तो हम कौन सी लाइन खींच रहे हैं, कौन सी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। वहां पर वो टेक्निकल लोग पीछे रह गए, क्रिएटिव लोग पीछे रह गए, जो वेल एजुकेटेड ट्रेनिंग लेके आए हैं वो पीछे रह गए, जो नॉन ट्रेनिंग वाले लोग हैं, जो आंद्रे हैं इसके फाउंडर, वो तो नॉन सिनेमेटिक व्यक्ति हैं। अब ठीक है, वो मार्केटिंग में हुनर रखता है, तो उससे ये नहीं हो सकता कि पूरे सिनेमा को मार्केटाइज करके अच्छी जो चीजें हैं उसको आउट कर दे। और वही हुआ है जो आईफा में होता आया है। पहले भारत खाड़ी देशों में आयोजित होता था, ये वहां के कंट्री रिच है, बहुत पैसा देते थे। पिछले 5-7 साल में मैं रियल बता रहा हूं कि खाड़ी देशों से मेरा संपर्क है, बड़े बड़े स्टूडियो जी और सबसे, वहां से $100 लोग नहीं दे रहे, तो आईफा को इतना पैसा कौन देता। तो आईफा मजबूरी में वापस भारत आया है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में राजस्थान और जयपुर को प्रमोट करने आया, खाड़ी देशों से आईफा को भगाया गया है। अब भारत में अपनी जमीन तलाश रहा है। अब जमीन तलाशने में राजस्थान में जयपुर वर्ल्ड फेमस है फिल्म शूटिंग लोकेशंस में। फिर हमारे दिया कुमारी जी खुद रॉयल फैमिली से, सिनेमा के सारे लोग बड़े बड़े इनके सिटी पैलेस आते जाते रहते हैं। तो वो एक व्यक्तिगत प्रभाव से आईफा जयपुर आया है। आईफा इसलिए नहीं आया है कि हम जयपुर को प्रमोट करेंगे, भारत के सिनेमा को प्रमोट करेंगे। सिर्फ 2 वजह से आया कि दिया कुमारी का संपर्क है और 100 करोड़ दे दिए गए, जिसको कैसे भी खर्च करना है। दैट्स ऑल। GIFF का मुझे समझ में आ रहा है कि एम है क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना करना। एंड सर, ऐसे मौके पर मैं चाहूँगी कि यूथ के लिए आपका क्या संदेश है, या आज की जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आप क्या बताना चाहेंगे रिलेटेड टू फिल्म? मेरा यही मैसेज, रिक्वेस्ट, अनुरोध दोनों ही है कि एक फिल्म फेस्टिवल में जो सिनेमा आता है वो हमारी आंखें खोलता है, वो हमें संदेश देता है, वो हमें एंटरटेन भी करता है। अगर आपको अच्छा सिनेमा देखना है तो किसी भी फिल्म फेस्टिवल में, मैं ये नहीं कह रहा कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ जो भी फिल्म फेस्टिवल होता है, 2 दिन में कम से कम 5-6 फिल्में आप देखें, आपको लगेगा कि दुनिया में इस तरह का सिनेमा भी बनता है। और आप सवाल खुद से पूछेंगे, अच्छा ये फिल्में हमें अब देखने जानी है, जो फिल्में मैं देखते आ रहा तो बिल्कुल वो तो अलग तरीके की थी, और ये जो फिल्में हैं इसमें सिनेमा जो हमें देना चाहता है वो सारी चीज़ें हैं। तो यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिनेमा देखना चाहता है वो इस तरह की फिल्में एक फेस्टिवल में आके देखें। और वो यूथ जो सिनेमा बना रहा है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एक अच्छा सिनेमा है क्रिएटिव एस्पेक्ट से, कमर्शियल एंगल तो आप आगे चल के बहुत कर लेंगे, शुरू में आप इस एंगल को बनाए रखें कि अच्छा सिनेमा बनाना, अच्छे फेस्टिवल्स में भेजना, अच्छे लोगों तक भेजना, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल के थ्रू आप दिखाएं, किसी ऑडिटोरियम में जाके दिखाएं, किसी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में जाके दिखाएं। तो जो सिनेमा बन रहा है वो बनाने वाला अच्छा बनाए। हम बैठे हैं, अगर आप फिल्म फेस्टिवल में आते हैं तो जो अच्छी फिल्म है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जया बच्चन का भी दिया था, पीकू और मंटो का भी दिया था। हमने किसी भी फिल्म के साथ अनजस्टिस नहीं होने दिया। जो फिल्म बेस्ट है यहाँ वही बेस्ट होती है। कुछ जगह को छोड़ दिया जहाँ जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट्स है, जैसे आईफा की बात मैंने की थी, तो वो बातें अलग है। लेकिन कोई भी एक अच्छा फेस्टिवल अच्छे सिनेमा को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा और अच्छे दर्शकों को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। सबके लिए अच्छी गाइडलाइन के साथ एक अच्छा सिनेमा सबके सामने लेके आएगा। मैं ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये समझ में आया कि इट इज़ अ आर्ट, जहाँ पर $1 मिलियन इंसाइट्स को भी ये रियल इंसाइट्स मिले हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आर्टिस्ट अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू।